एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया कि भाई नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल एक बहुत सिंपल सा मॉडल नहीं है। इस मॉडल को अगर हम 100% समझना चाहते हैं, 100% का मतलब क्या कि एक भी बात हमारे समझ से परे ना हो, हमें याद नहीं करना, हमारे सामने एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। ऐसी स्थिति के लिए, ऐसी एक अचीवमेंट के लिए हमें कुछ जो टर्म्स हैं, कुछ जो हाइपोथेसिस है, कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। कौन कौन से थे? प्लांक्स ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रोगली का डुअल नेचर। ये सब पढ़ने के बाद हमें नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल समझ में आता है। लास्ट क्लास में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ये चीजें देखी कि एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का, जो कि होता है mvr, वो h/2π का क्या होता है? मल्टीपल इंटीजर होता है। इसका प्रूफ कैसे आता है? इसका प्रूफ आता है 2πr बराबर n लैम्डा किया और लैम्डा बराबर h/mv, डी ब्रोगली वाला प्रिंसिपल रखा, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये प्रूफ आ जाता है। ठीक है। फिर हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब क्या? जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जिनमें क्या हो? सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऐसे एटम्स के लिए रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं। इनकी डेरिवेशन बहुत ही बेसिक और समझने वाले हैं, परंतु 12th क्लास की फिजिक्स का कुछ पोर्शन चाहिए होता है। हम 11th क्लास की केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेरिवेशंस हमारे लिए इतने समझने में इतनी फिजिबिलिटी नहीं है, इसलिए मैंने सीधा फॉर्मूला रखा है और इन फॉर्मूलों को हमें यूज करते हुए सवाल करना है। ठीक है। रेडियस का, वेलोसिटी का और टोटल एनर्जी का। फिर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल होती है और काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की माइनस होती है। और एक और बात ध्यान रखना कि जो टोटल एनर्जी होती है ये बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की। टोटल एनर्जी हमेशा किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना अपन को। समझ आई बात? तो अब देखो आगे जो क्वेश्चन शुरू किए, और एक यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस के लिए ये जो डेराइव्ड फॉर्मूला बना जो नील्स बोहर ने दिया, जो कि ये फॉर्मूला रेबर्ग ने एम्पेरिकल दिया था। एम्पेरिकल यानी कि डेटा को यूज करते हुए दिया था, तो वहां पे डेटा को यूज करते हुए एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाया, लेकिन यहां पर रेबर्ग के उस एम्पेरिकल फॉर्मूला को बोहर ने डेराइव कर दिया सिंपल इक्वेशंस का यूज करते हुए। तो इस वजह से नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल को बहुत अच्छी मान्यता मिली, उसको एक बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस मिला संपूर्ण साइंटिस्ट कम्युनिटी से। ठीक है। फिर आगे बढ़े, ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके, फिर कुछ क्वेश्चंस किए, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे यही जो क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हम निकाल रहे थे? हाँ, वेलोसिटी तो निकाल ली थी, इसमें रेडियस भी निकाल ली थी। टोटल एनर्जी बताओ कितनी आएगी इस क्वेश्चन में? टोटल एनर्जी अगर निकालनी है तो टोटल एनर्जी के वैल्यू कितनी आ जाएगा? माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z² अपॉन n²। ये फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है हमने। हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट का निकालना है ना। हम हाइड्रोजन के लिए जितनी भी ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी निकालेंगे और उन एनर्जी वैल्यूज को याद रखेंगे, क्योंकि ये बड़ी काम आती है। तो ये हो जाएगा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन z²। जेड हाइड्रोजन के लिए तो हो गया 1 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस में 13.6 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगी माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होएगी या नहीं होगी? ये तो क्या हो गई, इस
हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिटल के लिए टोटल एनर्जी आई। क्या आई है ये? टोटल एनर्जी। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। हो जाएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? ट्वाइस ऑफ क्या है ये? टोटल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये कितनी हो जाएगी? माइनस में ट्वाइस ऑफ 3.4, तो ये जाएगा माइनस में 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस तरह से टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं रेडियस वेलोसिटी इन फॉर्मूला से। क्लियर? तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर देखो हाइड्रोजन के लिए उसके जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी हम टोटल एनर्जी की वैल्यूज को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े। देखो हाइड्रोजन के लिए एक एनर्जी लेवल डायग्राम हमें ध्यान रखना। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। हाइड्रोजन के लिए देखो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है? हम देखते हैं कि n बराबर 1 में हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी। फिर n बराबर 2 में, 3 में, 4 में, और इसी तरह से इन्फिनिटी में अगर चले जाते हैं तो एनर्जी कितनी आ जाती है ना? हम n बराबर 1 के लिए देखते हैं एनर्जी, 2 के लिए देखते हैं, 3 के लिए देख लेते हैं, 4 के लिए देख लेते हैं, और फाइनली n बराबर जब इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि लास्ट टू लास्ट जो एनर्जी लेवल होगा हाइड्रोजन एटम के सराउंडिंग में, उसमें कितनी एनर्जी होगी वो भी देखते हैं। देखें तो सबसे पहले n बराबर 1 में देखो। n बराबर 1 में तो क्या हो जाएगा? माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू 1 रखी, n की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 1 में कितनी एनर्जी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर n बराबर 2 में अभी तुरंत निकाला था, कितनी? माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3 में बताओ क्यों नहीं होगी? कैलकुलेशन करो। माइनस में 13.6 है, जेड स्क्वायर तो हो गया 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। n बराबर 3 में निकालनी है तो 3 का स्क्वायर करेंगे ना। तो माइनस का 13.6 में किसका डिवाइड करोगे? 9 का। तो 13.6 में 9 का डिवाइड करोगे तो बताइए कितनी आई? ये वैल्यू लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगी। ये वैल्यू आ जाती है माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? n बराबर 3 में। और जब n बराबर 4 में करोगे तो माइनस का 13.6 1 स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, यानी कि माइनस के 13.6 में किसका डिवाइड करना है? 16 का। किसका डिवाइड करना है? 16 का। तो 16 का डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। भाई 13.6 में उससे कोई बड़ी क्वांटिटी है जो कितनी है? 60। उसका डिवाइड करते तो ये आता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? अब n बराबर इन्फिनिटी में देखें तो माइनस का 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी तो क्या होता है? 0। तो यहां पे आगे क्या हो जाएगा? ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा n बराबर इन्फिनिटी पे। समझ में आया बात? ठीक है। तो n बराबर 4 तक हमें क्या करना है? सभी एनर्जी लेवल्स का टोटल एनर्जी याद रखना है। ठीक है। 1 का कितना? 13.6, 2 का 3.4, 3 का 1.51, 4th का 0.85। इससे क्या है कि क्वेश्चन बड़ी फास्ट हो सकता है, क्वेश्चन बहुत तेजी से हो सकता है
है ना। कुछ हमें जो एनर्जी लेवल है उनके बीच के जो डिफरेंस है, उन डिफरेंस की वैल्यूज को भी याद रखना है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में और फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितना डिफरेंस। जैसे हम बात करें कि फर्स्ट और सेकंड में देखो डिफरेंस कितना है एनर्जी का, 13.6 में से 3.4 गया, कितना बचता है 10.2, बहुत बढ़िया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकंड एनर्जी लेवल जो है हाइड्रोजन का, उन दोनों में कितना डिफरेंस है 10.2 का। अच्छा ये बताओ फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितना है, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में एनर्जी लेवल का डिफरेंस कितना है, कितना है, ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में एनर्जी लेवल का डिफरेंस कितना है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये दो डेटा भी साथ साथ में याद रखना है अपन को, है ना। ये तो किसका डेटा हो गया, E3 का डेटा हो गया, ये किसका हो गया E4 का। जो E3 का डेटा आया ये आया 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E4 का आया माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 और E1 हमें पता है, E1 तो माइनस में 13.6 ही होता है, और E2 की वैल्यू अभी ये निकाली थी हमने, समझ आई बात, सेकेंड ऑर्बिट के लिए टोटल एनर्जी की वैल्यू। तो ये हमारे क्या है एनर्जी की वैल्यूज है जो हमें ध्यान में रखनी है एनर्जी लेवल डायग्राम से, नोट कर लीजिए इसको। आई बात समझ में, आगे बढ़े। देखो इन वैल्यूज का यूज क्या है, सवाल यह है कि n बराबर 2 से जब 1 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, देखो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और लो से हाई जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो सवाल क्या है कि n बराबर 2 से जब 1 में जाता है इलेक्ट्रॉन तो उस केस में कितना, किस वेवलेंथ का फोटोन इमिट करेगा, किस वेवलेंथ का फोटोन इमिट होगा। जैसे सवाल क्या है कि when electron jump from n बराबर 2 to n बराबर 1, what will be wavelength of photon emitted। जो फोटोन इमिट होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी जब n बराबर 2 से n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और किसके लिए कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन। अब देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, क्या तरीके हैं, दो तरीके हैं, दो मेथड है। एक तो हम फॉर्मूला लगाएं 1/λ इज इक्वल टू क्या, रेबर कांस्टेंट 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, 1/n फाइनल कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। एक तो ये तरीका है वेवलेंथ निकालने का, है ना, जो कि कौन सा हो गया, रेबर फॉर्मूला वाला हो गया तरीका, है ना। तो ये तरीका है, और दूसरा देखो क्या तरीका है यहाँ पे,
सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड और क्या हो सकता है जो थोड़ा कैलकुलेटिवली इफेक्टिव हो? हम निकालते हैं डेल्टा ई की एनर्जी कितनी रिलीज होगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी E2 माइनस E1। ये क्या हो जाएगी? E2 माइनस E1। E2 कितना है? माइनस का 3.4। E1 कितना है? माइनस का 13.6। दोनों को डिफरेंस किया तो कितना आ गया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है ना। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप करेगा तो कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन का एनर्जी का रिलीज होगा। अब ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलीज हुआ तो 10.2 को हम ऐसा लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है? E बराबर एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 12,400 अपॉन आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है। एक फॉर्मूला होता है ना फोटोन की वेवलेंथ का, E बराबर 12,400 अपॉन लैम्डा। और लैम्डा किस में होता है? ये आर्मस्ट्रॉन्ग में। यहाँ पे लैम्डा किस में हो गया? आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो ये किस में थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी हमारे पास 10.2 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी नहीं है ना? तो E की जगह तो रख दिया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो गया 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब इस ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इस तरफ, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम यूनिट वाले हो गए, कैंसिल आउट। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 12,400 डिवाइडेड बाय 10.2। और ये किस में आनी चाहिए? आर्मस्ट्रॉन्ग में आनी चाहिए ना। 10.2 को लगभग 10 के आसपास ले लेते हैं, तो ये लगभग एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी? 1240 1240 आर्मस्ट्रॉन्ग ही आ जाएगी। बताओ समझ में आया क्या? तो लैम्डा कितना आ गया यहां से? 1240 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1240 आर्मस्ट्रॉन्ग सीधा फास्ट आया ना, वरना उसकी कैलकुलेशन क्या होती? बहुत ज्यादा होती। पर इस तरीके से हम फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना ऐसे सवालों को करने के लिए। तो आपको जब डिफरेंस पता है कि 2 से 1 में जाने में डिफरेंस कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप फास्ट क्या करोगे? देखो ये वैल्यू आपको याद रहेगी, एनर्जी लेवल डायग्राम जैसे मैंने अभी बताया। और एच सी अपॉन लेमडा के लिए 12,400 अपॉन लेमडा, सीधा किया, सीधा लेमडा की वैल्यू निकाल ली। फास्ट कर सकते हो आप सवाल। आई बात समझ में? कल टेस्ट देंगे, आज वाला भी क्लास एक ले लेंगे, कल भी 2 क्लास ले लेंगे इसकी। ठीक है, ये सवाल हुआ। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ? एक और देखो, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। जैसे हम एनर्जी का ये फॉर्मूला देख रहे हैं ना, E इज इक्वल टू माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये देख रहे हैं। जेड स्क्वायर अपॉन क्या देख रहे हैं? एन स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन इसी फॉर्मूले को इन जूल देखें। किसमें देखें? जूल वाले में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस केस में जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, ये आएगा माइनस में 2.18 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 18 जूल जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये एक बात ध्यान में रखनी है कि यही फॉर्मूला अगर जूल में हमें देखना हो तो इसकी वैल्यू ऐसी आती है।
क्लियर? ना, तो देखो जूल में ये वैल्यू हो जाती है, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, याद रखेंगे तो आसान रहेगा, है ना। अब देखो एक फॉर्मूला और क्या है कि रेबर्ग फॉर्मूला, रेबर्ग जनरल फॉर्मूला, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए रेबर का जो जनरल फॉर्मूला देखो क्या आएगा। हम क्या करेंगे, एनर्जी का डिफरेंस करेंगे, एनर्जी का डिफरेंस करेंगे ना, तभी आता है डेल्टा ई, और 1/λ, डेल्टा ई को लिखा है c/λ। तो यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर भी क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो रेबर का जो जनरल फॉर्मूला बनता है ना, 1/λ इज इक्वल टू, मान लो हीलियम वगैरह उनके लिए भी देखना हो तो ये वैल्यू क्या आती है, ये आती है 1/λ इज इक्वल टू 1.094 इंटू 10⁻⁷ है ना। इसके साथ साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे जेड स्क्वायर और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर। मान लो हीलियम हो तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी हीलियम के लिए, तो 2 का स्क्वायर भी काम में लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा n फाइनल का स्क्वायर माइनस में 1/n इनिशियल का स्क्वायर। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, जिसमें जेड की वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है। तो ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखें। ओके, जैसे इसका एग्जाम्पल करते हैं, इन दोनों फॉर्मूला का नोट कर लिया। सवाल क्या है, हीलियम के लिए, हीलियम प्लस के लिए क्वेश्चन क्या है, फॉर हीलियम प्लस, और हीलियम प्लस कैलकुलेट, कैलकुलेट इट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें, जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में कैलकुलेट करनी है ना। इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फर्स्ट ऑर्बिट में, इन फर्स्ट ऑर्बिट। देखो हीलियम प्लस क्यों लिया, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, हीलियम प्लस, तो हाइड्रोजन के जैसा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी। फॉर्मूला जो अभी हमने नोट किया वही लगाना है। सबसे पहले जूल में निकालनी हो तो एनर्जी निकालनी E2। फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, किसी भी एनर्जी लेवल में फॉर्मूला हो गया माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 18 जूल, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अगर किसी भी एनर्जी लेवल की टोटल, तो E2 निकालनी तो E2 हो जाएगा माइनस में 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर, जेड क्या हो जाएगा, हीलियम का 2 का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, कौन सा एनर्जी लेवल निकालना है, फर्स्ट। तो 2.18 में हम किसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं, माइनस के 2.18 इंटू 10⁻⁻18 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई किया, देखो कितना आया, 8 चौक 32, 2 3, 4 1 4, 4 3 7, 4 दूनी 8, 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो हीलियम के लिए उसकी सेकंड, हीलियम के लिए उसकी फर्स्ट एनर्जी लेवल का इतना एनर्जी होता है जूल में। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है En का कौन सा, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला जब लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, E2 निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जाएगा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, और पहले के निकालना है तो 1 स्क्वायर। तो माइनस में 13.6 को मल्टीप्लाई किया 4 से
ये हो जाएगा 24 2 6 चौक 24 2 4 3 12 और 2 14 और 1 4 1 4 1 5 तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। समझ में आया? तो ये पीछे वाला फॉर्मूला हमने काम में ले लिया। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अब मैं इस फॉर्मूले का सवाल ले रहा हूं एक हीलियम के लिए। सवाल क्या है? सवाल है कैलकुलेट 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 वेव नंबर एसोसिएटेड। देखो वेवलेंथ नहीं पूछा, क्या पूछा है? वेव नंबर, यानी कि 1/λ ही पूछा है ना। वेव नंबर एसोसिएटेड विद हीलियम प्लस एटम फॉर its transition of electron for its transition of electron from n बराबर 2 to n बराबर 1। इसके सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, जंप करता है, मूव करता है, तो ऐसी स्थिति में उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो फोटोन इमिट होगा वो कितनी वेवलेंथ का होगा? कर सकते हो? फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिए। 1/λ हीलियम के लिए है ना, तो 1/λ इज इक्वल टू 1.094 इंटू 10⁻⁷ और ये किस में आता है? मीटर इनवर्स में। और यहाँ पे क्या आया? Z² और 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखो, Z की वैल्यू लिखना मत भूलना। हीलियम के लिए Z कितना होता है? 2 है ना। हीलियम के लिए कितना होता है Z? 2। और वेव नंबर निकालना है, यानी कि न्यू बार 1/λ ही निकालना है। तो वो भी कैलकुलेशन कोई इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाली। सॉल्व कीजिए। आगे बढ़े। तो क्या आंसर आया? न्यू बार की वैल्यू आ जाएगी 1.094 इंटू 10⁻⁷ है। जेड का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। फाइनली कहाँ गया है? 1 में कहाँ से गया है? 2 से।
तो ये आ जाएगा 1.094 इंटू 10⁻⁷ इंटू 4 इंटू 1 - 1/4 कितना हो जाएगा? 1 - 1/4 कितना था? 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×3 = 12, 1 27, 27 और 1 28, तो 3.282 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेव नंबर एसोसिएटेड होगा जब इलेक्ट्रॉन हीलियम के लिए 2 से 1 में ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो और बोहर के फॉर्मूलों के सवाल। जैसे क्वेश्चन क्या होता है बोहर के फॉर्मूले का कि कैलकुलेट टोटल एनर्जी रेशियो फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस प्लस। लिथियम का जेड जो होता है वो 3 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। लिथियम का तो जेड 3 है, हीलियम का जेड 2 होता है। हमें हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट और लिथियम प्लस प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी टोटल एनर्जी का रेशियो निकालना है। बताओ। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे। टोटल एनर्जी कितनी होती है? माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² अपॉन N² होती है। सबसे पहले हीलियम के लिए देखें, हीलियम के लिए देखना है और हमें टोटल एनर्जी देखनी है लिथियम के लिए। तो हीलियम और लिथियम के लिए ये हो जाएगी माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम का देखो जेड कितना, हीलियम का जेड तो हो गया 2 का स्क्वायर और इसकी कौन सी सेकेंड, तो ये भी हो गया 2 का स्क्वायर। हीलियम के लिए जेड भी 2 और एन भी 2। लिथियम के लिए जेड हो गया 3 और एन कितना हो गया फर्स्ट, ये हो जाएगा। अब दोनों का रेशो करेंगे तो दोनों को डिवाइड करेंगे। रेशो का मतलब क्या? दोनों को डिवाइड करेंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे 13.6 से 13.6 कैंसिल आउट हो गया, 2 के स्क्वायर से 2 के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे तो पूरा 1 रहा और यहाँ पे क्या रहा? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो ये रेशो कितना हो जाएगा? 1:9। ये आंसर हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो हीलियम के सेकंड और लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये उनके टोटल एनर्जी का रेशो है 1:9। ठीक है, आई बस आगे बढ़े। अब देखो बोहर के मॉडल की कुछ और
टर्म्स लेते हैं जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ये कुछ टर्म्स हैं जिन टर्म्स का यूज करते हुए भी सवाल बनते हैं। ये टर्म्स क्या है? सबसे पहले हेडिंग ले लिख लेंगे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ले लेते हैं। ये देखो टर्म्स क्या क्या है। जैसे पहली टर्म्स है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट देखो किसको बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, शॉर्ट में जीएस, है ना। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? सबसे पहला टर्म ग्राउंड स्टेट क्या होता है? ग्राउंड का मतलब क्या? जमीन। कोई भी बिल्डिंग के लिए ग्राउंड क्या होता है? उसका सबसे लोवेस्ट लेवल होता है ना, होता है नहीं होता? बेसमेंट मान लो अलग चीज हो गई, पर आइडियली बात करें तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है? उसका सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। समझ आई बात? तो एटम्स के लिए जो ग्राउंड स्टेट होता है वो उनकी पहला जो एनर्जी लेवल होगा वही क्या होगा? उनका ग्राउंड स्टेट होगा। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ये क्या होता है? फर्स्ट एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। जो एटम्स का पहला एनर्जी लेवल होता है वो क्या कहलाता है? ग्राउंड स्टेट। जैसे हाइड्रोजन के लिए एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट कितनी है? एनर्जी ऑफ, अगर ग्राउंड स्टेट देखें तो हाइड्रोजन के लिए तो कितनी है? माइनस का 13.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और हीलियम प्लस के लिए कितनी थी? 54.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। निकाली थी ना हीलियम का ग्राउंड स्टेट। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया था, 54.2 आया था, 50 ये आया था 54.4, है ना। हीलियम के लिए ग्राउंड स्टेट आया था 54.4। तो ये एक टर्म हो गई ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट देखो टर्म, नेक्स्ट टर्म है सेकंड, ये है एक्साइटेड स्टेट। क्या है? एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं ईएस, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट देखो क्या होती है? जो ग्राउंड स्टेट के अलावा स्टेट जो है वो क्या कहलाती है? एक्साइटेड स्टेट। स्टेट अदर देन ग्राउंड, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अदर देन ग्राउंड। इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड के अलावा जो स्टेट है, जैसे सेकंड स्टेट क्या हो जाएगी? एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। n बराबर 1 तो क्या कहलाएगा? ग्राउंड स्टेट। लेकिन n बराबर 2 क्या कहलाएगा? एक्साइटेड स्टेट। n बराबर 3 क्या कहलाएगा? एक्साइटेड स्टेट। लेकिन n बराबर 2 पहली बार एक्साइट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए n बराबर 2 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जैसे n बराबर 1 तो क्या हो गया? अपना ग्राउंड स्टेट हो गया ना साथ। अब n बराबर 1 तो ग्राउंड स्टेट बोल दिया, इसको तो एक्साइटेड स्टेट बोल नहीं सकते। अब n बराबर 2 जो है पहली बार इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक्साइट हुआ है। पहली बार इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 से इलेक्ट्रॉन 2 में गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? पहली बार एक्साइट हुआ है। इसीलिए n बराबर 2 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और इसी तरह से n बराबर 3 वाली जो स्टेट होगी इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। n बराबर 4 वाले को क्या बोलेंगे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n बराबर 5 वाले को
फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो इसका नॉमेनक्लेचर आप ध्यान रखना, इस तरह से चलता है। एक्साइटेड स्टेट, तो इसका जनरल रूल क्या हो जाएगा कि कोई अगर n+1 है, n+1th लेवल जो होगा या फिर n+1 जो ऑर्बिट है वो क्या होगी, nth एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। ऐसे लिख सकते हैं इन जनरल कि जो n+1th ऑर्बिट है, छठी है तो पांचवी एक्साइटेड स्टेट, सातवीं है तो छठी एक्साइटेड स्टेट। n+1th जो एक्साइटेड स्टेट होती है, सॉरी जो n+1th ऑर्बिट होती है या एनर्जी लेवल होता है, वो हमारा nth एक्साइटेड स्टेट होता है। बताओ समझ में आया? तीसरा टर्म किसमें? ओके, ना देखो, थर्ड है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो n+1 है तो nth एक्साइटेड स्टेट, सही था। ये 3 है तो ये 2, तो ये n+1 है तो ये n, ठीक है। ये nth होता तो ये n-1 होता, ऐसे करते। मैंने इसको n+1 दिया, समझ में आई बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, एक्साइटेड स्टेट है, ऐसा ही होएगा एक्साइटेशन एनर्जी। तीसरी टर्म क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचाते हैं ग्राउंड स्टेट से, तो उस प्रोसेस की जो एनर्जी होगी, ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेशन स्टेट पे पहुंचाना है, मान लो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहीं ले जाना है ना, तो उसमें एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, उसकी एक्साइटेशन एनर्जी होगी उस स्टेट की। तो ये देखो डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड state to any other state। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से किसी भी दूसरी स्टेट में जब मूव करते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उस स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी कहलाती है ना। स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। उस स्टेट का एक्साइटेशन एनर्जी कहलाता है। जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किस में जाता है, n बराबर 2 में जाता है। हम हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं, फॉर हाइड्रोजन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किस में जाता है, 2 में जाता है, तो इसके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? डिफरेंस कितना था 1 और 2 के बीच का? 10.2 था ना। तो इसको बोलेंगे क्या, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, 1 से 2 में जा रहा है तो पहली बार एक्साइट कर रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी क्या कहलाएगी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है हाइड्रोजन के लिए। अगर आपको पूछे कि हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, तो वो 13.6 मत बोल देना, माइनस का क्या होगा, वो 10.2। क्यों? क्योंकि वो 13.6 और 3.4 का डिफरेंस पूछ रहा है। जब ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जाएंगे, तो इस ट्रांजिशन से एसोसिएटेड जो एनर्जी है, एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, वो क्या कहलाती है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कहलाती है।
तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह से n बराबर 2 से n बराबर 1 से अगर जाए n बराबर 3 में, किसमें जाए, n बराबर 1 से n बराबर 3 में, तो इस बार हमने क्या किया, सेकंड बार एक्साइट किया है। n बराबर 3 वाली जो स्टेट होती है क्या कहलाती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। और इसमें कितना था डिफरेंस, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना था, कितना, 12.2 था क्या, 12.1 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी हाइड्रोजन के लिए कितनी हो जाएगी, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। समझ में आया ये बात, क्लियर है ये चीज। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी होगी, इसी तरह से थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी भी हो जाएगी। बताओ थर्ड कितनी हो जाएगी, जो हो जाएगी n बराबर 1 से, हम ट्रांजिशन ले रहे हैं n बराबर 4 का, तो इसको बोलेंगे थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप किस में से किसको घटाओगे, 13.6 में से 0.85 घटा दो, कितना वैल्यू आएगा, क्योंकि फोर्थ का कितना था एनर्जी, 0.85 था ना, एनर्जी लेवल्स में बताया था मैंने, और 1 का कितना है 13.6, तो दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आएगा, हाँ 12 पॉइंट, एग्जैक्ट बता, 13.6 में से 0.85 को सब्ट्रैक्ट करो, है कितना है, 12.2 बनाया क्या, 13.6 में से 0.85 गया, 12.75, बिल्कुल सही, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज, ये हो गया एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े नेक्स्ट टर्म बोहर के मॉडल के लिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्या है, ये है आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं आईई। क्या बोलते हैं इसको, आईई। ये हो गया फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है कि जैसे एक्साइटेशन में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से 1 में ले जा रहे हैं, कभी 2 में ले जा रहे हैं, कभी 3 में ले जा रहे हैं। आयोनाइजेशन में क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाहर ही फेंक दो, जो ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर दो, एटम से एकदम दूर ले जाओ, वो एटम का पार्ट ही नहीं रहना चाहिए। अब एकदम दूर ले जाना है तो कहां पे ले जाना पड़ेगा, इंफिनिटी पे। कहां पे ले जाना पड़ेगा भाई, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम एटम का पार्ट भी नहीं रखना चाहते तो उस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकाल के कहां ले जाएंगे, इंफिनिटी पे ले जाओ, उस एटम से दूर 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 ले जाओ। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट
टू इन्फिनिटी। जब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी में मूव कर रहा हो तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या होती है? अपनी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब देखो इन्फिनिटी पे लेके जाना है, कहां से? n बराबर 1 से कहां पे ले जाना है? n बराबर इन्फिनिटी पे। अच्छा, इन्फिनिटी पे जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? हमेशा जीरो होती है ना, क्योंकि इन्फिनिटी के लिए माइनस में 13.6 करोगे, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर करोगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर तो वो तो कितनी आती है? हमेशा जीरो ही आएगी, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम प्लस हो, लिथियम प्लस 2 हो, उनके लिए इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। अब ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी हाइड्रोजन के लिए अलग होती है। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए देखूं, फॉर हाइड्रोजन, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है? माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हीलियम प्लस के लिए कितनी है? E2 E1। हीलियम प्लस के लिए E1 कितनी आई थी? माइनस में 54.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी, या 54.4 कितनी आई थी ना। अब इन्फिनिटी पे जीरो है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इस जीरो में से मैं इसको घटा दूं, इस जीरो में से मैं इसको घटा दूं, तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? IE फॉर हाइड्रोजन, ये कितना हो जाएगा? फाइनल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो जाएगी। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। देखो 13.6 जो है माइनस का, वो एक तरह से कर्जा है उस इलेक्ट्रॉन का। अगर वो कर्जा आप चुका दो तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? न्यूक्लियस को छोड़ के इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, उस एटम से फ्री हो जाएगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। और इसी तरह से आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस की, और हीलियम प्लस ये कितना हो जाएगा? जीरो माइनस माइनस ऑफ 54.4, तो ये कितना हो जाएगा? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस का हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये आयनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए। हम्म आई बात समझ में? क्लियर है? यह है आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी। फिफ्थ डेफिनेशन क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी। देखो ये क्या है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस। भाई इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से आप बाहर निकालना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? कोई पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। कोई हम उनको बैटरी लगानी पड़ेगी। बैटरी का एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल। हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को हमें क्या निकालना है? बाहर निकालना है। देखो हाइड्रोजन से, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? बैटरी लगानी पड़ेगी। कैसे बैटरी लगाएंगे? देखो जैसे मान लो ये एक प्लेट ले ली हमने मेटल की, ये दूसरी प्लेट ले ली और बीच में रख दिया एटम। क्या रख दिया? बीच में ले लिया एटम, और ये एटम का हो गया न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन,
इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इस एटम से, तो हम क्या करते हैं, एक प्लेट ले लेते हैं, दो प्लेटें ले लेते हैं, उन दोनों प्लेटों के बीच में लगा देते हैं हाई पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल के लिए क्या किया हमने, एक बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो इस पे तो आएगी प्लस और इस पे आएगी माइनस। बैटरी के प्लस से जोड़ोगे तो ये जो इलेक्ट्रोड है इस पे तो प्लस का आएगा, इस पे माइनस का आएगा। ये माइनस का इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, ये प्लस का इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक समय आएगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इस एटम से, तो उसको निकालने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, बैटरी का जो पोटेंशियल चाहिए है ना, जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से निकालने के लिए, जो पोटेंशियल चाहिए वही क्या होता है, इसका एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। तो ये क्या होता है, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम its ground state to infinity। इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक ले जाने में जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल की देखो खासियत क्या है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो तो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसका ई गायब कर दो, क्या गायब कर दो, ई। तो आपके पास क्या बच जाएगा, केवल वोल्ट बच जाएगा ना, बस वही आपका क्या हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन के लिए देखो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको क्या बोल दोगे, केवल वोल्ट बोल दोगे। यानी कि 13.6 वोल्ट का अगर बैटरी लगा के हाइड्रोजन पे लगाओगे ना, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन आयनाइज्ड हो जाएगी, इस पे 13.6 वोल्ट पे भी हो जाएगी केवल। और आईपी फॉर हीलियम देखें, हीलियम प्लस, तो उसके लिए कितना चाहिए, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 54.4 वोल्ट का अगर पोटेंशियल लगाओगे हीलियम प्लस पे, तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये फिफ्थ डेफिनेशन होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल तो क्या है, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक ले जाने में जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड हुआ वो क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब जो एक्साइटेशन एनर्जी क्या थी, ग्राउंड से किसी स्टेट तक ले जाने में रिक्वायर्ड एनर्जी, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ग्राउंड से किसी स्टेट में ले जाने में रिक्वायर्ड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा। समझ में आएगा, क्लियर है। तो एक टर्म ये भी लिख लेंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल, ग्राउंड से किसी स्टेट में ले जाने में रिक्वायर्ड पोटेंशियल। आगे बढ़े, देखो एक एक्साइटेशन पोटेंशियल रहता है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी रहती है, दो टर्म्स है और उसके कुछ क्वेश्चन है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद में जो लेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही।
देखो एक्साइटेशन, एनर्जी, स्टेट और पोटेंशियल तीनों में अलग अलग चीजें आ जाती है। और आयनाइजेशन, एनर्जी आती है और पोटेंशियल भी आ जाता है। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले और भी देखे आज अपन ने।